हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है एंड इसके यूजेस क्या हैं एंड ये कहाँ से डिराइव होता है, कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ से आता है। आई होप कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर को एक बार रीड किया होगा, उसके बाद ये वीडियो देख रहे होंगे एंड नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। उसमें से कुछ जो होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरली होते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज आर नेचुरली। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात आती है क्या जो ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं ये कभी ख़त्म भी होंगे या नहीं, है ना। वाटर, सॉइल, एयर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कभी ख़त्म होंगे या नहीं। तो इसके बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, लाइक जो ख़त्म हो जाएंगे, जो लिमिटेड हैं, कुछ अनलिमिटेड हैं, है ना। इसको टू काइंड्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, लाइक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में है ना, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, जैसे सनलाइट, एयर। एंड एक दूसरा है एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाएंगे, लाइक लिमिटेड सोर्स है ना, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सब चीज़ें जो हैं एग्जॉस्टिबल है नेचुरल रिसोर्सेज में, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये दो तरीके समझ में आए होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के टू टाइप्स हैं, जो कभी ख़त्म होंगे वो एग्जॉस्टिबल एंड जो नहीं ख़त्म हो गए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। राइट, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। के बाद इन्होंने इसको और अच्छे से समझाने के लिए बोला है, एक एक्टिविटी करने के लिए, वो आपको करना है। इन्होंने बोला है सम कंटेनर्स लेने हैं जिसमें पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम्स एंड टॉफ़ी डिवाइड करनी है, ग्रुप ऑफ 7 ईच, है ना। 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड करना है 1 to 4 स्टूडेंट्स में एंड लेबल करना है 1 to 4 को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा बेसिकली इन्होंने जो बोला है। उसके बाद क्या करना है, इस सब ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना है एज अ कंज्यूमर। ये जो सब ग्रुप्स है 1 to 4 वो कंज्यूमर हैं। जैसे कि हमें पता है कि पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, है ना। फर्स्ट कंज्यूमर है तो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, तो उसका हो गया। सेकेंड एंड थर्ड जो है जनरेशन है लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, जिसमें 2 and 4 हैं। उसके बाद इनको बोलना है, इनको करना है पुट 1 full कंटेनर फॉर ईच ग्रुप्स ऑन अ टेबल फॉर कंज्यूमर्स फॉर ईच ग्रुप्स टू डू द सेम। अब सेकेंड जनरेशन से भी बोलना है यही चीज़, है ना, क्योंकि 1 to 4 जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन को शो किया जा रहा है। अब फर्स्ट जनरेशन ने जितना था उसको कंज्यूम कर लिया, जितना उनसे बना। अब सेकेंड जनरेशन से सेम बात बोली गई, कंज्यूम करो, है ना, ईच ग्रुप टू डू सेम, वही सेम करना है, ये कंज्यूम करो जितना हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट से बोला गया कि ऑब्जर्व केयरफुली अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, है ना। अब कितने बचे हैं, पहले जनरेशन ने जितना खाना था उतना खा लिया, अब जो बचा है वो सेकेंड जनरेशन ने खाया। अब फिर स्टूडेंट से बोला गया इफ़ सम थिंग्स इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क थर्ड जनरेशन। अब जब सेकेंड जनरेशन के बाद कोई चीज़ बच गई है तो अब थर्ड जनरेशन से बोला जाएगा फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। Now finally observe whether all the consumers of third generation got eatable or not, or also observe if anything is still left in any of the containers. सिंपल सी बात है, जब थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा होगा तभी तो वो खाएंगे, अगर उनको नहीं बचा है तो फिर उसके बाद क्या खाएंगे वो, दैट मीन्स कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये टेबल का मतलब यही था, उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड करा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन में। एंड फर्स्ट जनरेशन को पहले अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो पहले खाएंगे, अगर उनके बाद बचा है तो वो सेकेंड जनरेशन खाएगी, अब सेकेंड के बाद बचा है तो थर्ड, ऐसे ऐसे जाती रहती है। तो सेम विद दैट कि हमारे साथ भी है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का बिल्कुल यूज़ कर लेंगे तो वो एग्जॉस्टिव हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसको बहुत ही कम वे में, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करना है, नहीं तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें नहीं बची रहेंगी। राइट, तो कंक्लूज़न में यही निकला कि अवेलेबल, क्या कंक्लूज़न निकलता है, इन्होंने बोला अज्यूम करो कि इटेबल्स हैं कंटेनर में रिप्रेजेंट करते हैं टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब पीनट, टॉफ़ी की जगह अगर हम लगते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो हर ग्रुप को डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न शो होगा हर ग्रुप का। तो आर दे अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। अब ज़रूरी इस बात तो ये है कि फर्स्ट जनरेशन में अगर कम कंजप्शन हुआ, सेकेंड जनरेशन में ज़्यादा, तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का।
It may be seem that earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. That means कि अगर फर्स्ट जनरेशन ने उसका कम यूज़ किया तो उनको चिंता है कि सेकंड जनरेशन क्या यूज़ करेगी, बट सेकंड जनरेशन ने उसकी चिंता नहीं करी थर्ड की, और उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उनको उसकी चिंता नहीं है. तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि वी विल लर्न अबाउट कि एग्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड remains of living organisms that is known as fossil fuels. तो हम यही देखेंगे जो एग्जस्टेबल है नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनता है एनिमल्स के, उसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं ना. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. फर्स्ट इज कोल. कोल बेसिकली क्या होता है, ये हार्ड स्टोन होता है इस और ब्लैक कलर में होता है ना. हमने देखा होगा कोल को, तो वो हार्ड एक स्टोन की तरह होता है एंड ब्लैक कलर में होता है. इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग. रेलवे इंजन्स में यूज़ होते हैं. पहले के टाइम में लोग कुकिंग एंड रेलवे इंजन्स में यूज़ करते थे स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे वो रेलवे चलती थी. नाउ अब क्या करते हैं हम थर्मल पावर में, क्योंकि कुकिंग गैस में एलपीजी यूज़ होने लग गया है तो कोल का इतना यूज़ नहीं होता है. अब थर्मल पावर में यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ऑल्सो हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. तो ये तो बात थी कोल और इसके यूजेस. नाउ हम स्टोरी देखेंगे कि ये कोल आखिर बनता कैसे है. सो बात है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो की, जब अर्थ पे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे एंड वेटलैंड एरिया होते थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, जब फ्लड्स आए तो ये सारे फॉरेस्ट ना बरीड हो गए अंडर द सॉइल के नीचे, ये पूरे एकदम जम गए, बिल्कुल दब गए. तो एज मोर सॉइल डिपॉजिट, जब वो पृथ्वी के नीचे दब गए तो उसके ऊपर बहुत सारे सॉइल्स की लेयर डिपॉजिट होती गई. दे वर कंप्रेस्ड. अब जाहिर सी बात है अगर उसके ऊपर लेयर्स आ रही हैं तो वो कंप्रेस्ड होंगे एंड वो दबते चले जाएंगे. तो जब दबने से, कंप्रेस्ड होने से टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होगा, है ना. डीप एंड डीप नीचे चलता जाएगा. टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो नीचे डीपर एंड डीपर, मतलब वो सैंक होता जाएगा, है ना. अंडर द हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल. तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे ही कोल जो है, अब क्या है, जब वो कोल में कन्वर्ट होता है तो कोल जो है वो उसमें कार्बन होते हैं, मेनली कार्बन, एंड स्लो करते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. जैसे ही कन्वर्ट होता है कोल में, वैसे ही कोल जो है वो कोल में बेसिकली क्या है, कार्बन है. तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. तो इसका डेफिनेशन अगर आपको बताना है तो आप बोल सकते हो स्लो प्रोसेस. अब स्लो प्रोसेस इसलिए क्योंकि 300 मिलियन ईयर्स लगे उसको फॉरेस्ट को बरीड होके कोल में कन्वर्ट होने के लिए. तो आपको कोल का या फिर कार्बनाइजेशन का, क्योंकि कार्बन होता है तो हम उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन. बोलेंगे इसको फॉसिल फ्यूल क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बना है ना. अब कोल माइनिंग इन्होंने 3.2 में दिखाया है कि कोल को कैसे निकालते हैं. बेसिकली माइनिंग होती है, इसको अंदर बिल्कुल गड्ढा किया जाता है ना, मशीन्स के थ्रू बहुत ही नीचे जाया जाता है अंडरग्राउंड में, तब जाके कोल निकलता है. तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन यही बताई फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं. तो फॉसिल फ्यूल एंड when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas, है ना. तो coal is processed in mainly industry to get some useful products such as coke, कोल तार एंड कोल गैस. तो अब आपको पता है कि बेसिक इसमें कार्बन ही होता है. तो जब आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी. अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस करने के लिए कोक, कोल तार एंड कोल गैस. अब हम देखेंगे कि ये व्हाट इज़ कोक. कोक बेसिकली एक टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है और ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का. अगर आपसे पूछा जाए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन तो यू कैन से कि कोक जो है बेसिक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होता है. ये मैन्युफैक्चर इसका यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी चीज़ से तो हम कोक का यूज़ करेंगे एंड स्टील को बनाने के लिए भी कोक का यूज़ करेंगे. बात आती है कोल तार की, जो दूसरा सब्सटेंस है जो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं. कोल तार बेसिकली ब्लैक होता है एंड थिक लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस. इसमें मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का, इसीलिए इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है जिसको हम कोल तार बोल रहे हैं.
इसका जो प्रोडक्ट्स होता है ना, बेसिकली क्या है यहाँ पे, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार एंड यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यू वेरियस सब्सटेंसेज यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। जैसे कि हम क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं इससे, देख सकते हैं 200 सब्सटेंसेस से बना हुआ है अगर ये कोल तार, तो जाहिर सी बात है इसका हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करेंगे, जैसे डाइज बनाने के लिए, सिंथेटिक डाई, कलर हो गया ना बेसिक, ड्रग्स को, एक्सप्लोजिव को बनाने, परफ्यूम्स बनाते हैं, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हम कोल तार से बनाते हैं, ठीक है। कोल तार जो हम नेफ्थलीन बॉल्स जो है ना वो भी कोल तार से बनाते हैं, जो मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स को मारने का काम करते हैं, तो नेफ्थलीन को अभी हम कोल तार से बनाते हैं। नाउ डेज हम जो बिटुमिन का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ कोल तार, जो रोड होती है ना, रोड पे डामल जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, वो बिटुमिन होता है। पहले कोल तार का यूज़ होता था बट हम अब बिटुमिन का यूज़ करते हैं। नाउ कोल गैस में, कोल गैस क्या है, बेसिकली ये ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। जब कोल का प्रोसेस कर रहे होते हैं कोक बनाने के लिए, तभी उस टाइम कोल गैस बन जाता है। कोल गैस जो यूज़ किया जाता है फॉर स्ट्रीट लाइटिंग में, फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में यूज़ हुआ था 1810 में, न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में, एंड नाउ डेज इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। हीट के फॉर्म में हम आजकल कोल गैस का यूज़ करते हैं रेदर देन लाइट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने कोल का पढ़ लिया कि कोल कैसे निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू, 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं, एंड उसके प्रोडक्ट क्या हैं, कोल तार, कोल गैस एंड कोक जो है। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को देखते हैं, बेसिकली ये भी होता है फॉसिल फ्यूल ही। जैसे कि हमें पता है पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटर साइकिल एंड स्कूटर कार्स। हमें पता है कि पेट्रोल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, है ना। तो ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये सब डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स जो है पेट्रोलियम, वहीं से ये सब चीज़ें डीजल, पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है, जो हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, डिराइव होता है पेट्रा, जिसका मतलब है रॉक। ओलियम का मतलब है ऑयल, मतलब रॉक का ऑयल, है ना। एज इट माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स एंड अर्थ, रॉक एंड अर्थ के बीच से ही पेट्रोलियम को निकाला जाता है, इसीलिए रॉक एंड ऑयल इसका पेट्रोलियम का मीनिंग है, ठीक है। सो अब आपको पता है कि पेट्रोलियम बेसिकली फॉर्म्ड कैसे होता है। तो जैसे कोल का इतना टाइम लगता है, वो अंडर द अर्थ बरीड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं, फिर उनको इतना टाइम लगता है, तो वैसे ही पेट्रोलियम का ही कुछ हिस्ट्री है। पेट्रोलियम फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं, है ना। जो ये सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, मरने के बाद इनकी जो बॉडीज़ होती है ना वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे एंड कवर्ड हो जाती है विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, है ना। बेसिक सी बात है, सी में एंड ओशंस में क्ले होते हैं, तो वो लेयर टू लेयर कवर्ड होते रहते हैं। ओवर द मिलियंस ऑफ एयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जैसे कि हमने वहाँ देखा था, वहाँ भी वो ऑर्गेनिज्म ही थे और प्लांट्स थे जो डेड होने के बाद उस पर लेयर चढ़ती जा रही थी सॉइल की, तो वैसे यहाँ पे भी है, सैंड एंड क्ले की लेयर चढ़ने के बाद इतने ओवर द ईयर्स के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जा रही है डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो लेयर है उन्होंने ये दिखाया है ना, वाटर के ऊपर ये जो है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस यहाँ पे है, ठीक है। एंड ये रिजर्वॉयर रॉक है, यहाँ पे इम्प्रेसिव रॉक है, तो रॉक एंड उसके बीच में ही तो पाया जा रहा है, रॉक एंड अर्थ या फिर उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि इट शोज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, यू सी द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड इट्स गैस इज अबव द दैट ऑफ वाटर। वाई इज इट सो। अब आपने पढ़ा होगा कि ऑयल एंड वाटर जो है वो मिक्सअप नहीं होते, वो ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, दैट इज़ वाई वो ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन द वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। हाँ, तो हमने देखा है कि वो मिक्स नहीं करते हैं, वो ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। अब नाउ इसमें इन्होंने बोला है वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जो है ड्रिल किया गया था पेनिनसिल्वेनिया में, जो यूएसए में है, 1859 में। 8 years later 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकम इन असम। इंडिया में कब हुआ था, 1867 में मकम इन असम में हुआ था इंडिया में। ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी कृष्णा, मतलब गोदावरी कृष्णा रिवर बेसिन में पाया जाता है, मुंबई, गुजरात, असम में भी पाया जाता है। मतलब अब हम बात करते हैं, हमें पता तो चल गया पेट्रोलियम होता क्या है, बट
आपको पेट्रोलियम मिल गया, आपको पता भी चल गया, बट यूज़ तो ऐसे डायरेक्ट करोगे नहीं, आपको रिफ़ाइन करना पड़ेगा, है ना, उसको यूज़ करने के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, है ना। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसे कि आपको पता है डार्क एंड ऑयली लिक्विड होता है, इसमें अनप्लेजेंट थोड़ा सा स्मेल होती है, मिक्सचर होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स के जो बनाते हैं, जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, परफ्यूम, पैराफिन वैक्स, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उनसे बनती हैं, तो इसलिए अनप्लेजेंट उसका जो होता है स्मेल होता है। अब इसमें डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ separating various constituents from fraction of petroleum is known as refining. It is carried out the petroleum refinery, है ना। तो वो सब चीज़ें जो हमने देखा इसमें मिक्स होती हैं, इसीलिए उसकी जो ऑर्डर स्मेल होती है, उन सब चीज़ों को सेपरेट करना ही रिफाइनिंग कहलाता है ना। उसके बाद बात करते हैं हम नेचुरल गैस। हमने कोल, पेट्रोलियम देख लिया। नेचुरल गैस क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, बिकॉज क्योंकि ये ईजी होता है ट्रांसपोर्ट करने में, पाइप्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ये स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको पाइप में स्टोर कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इसको हम पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं, and it is now being used as फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट्स लेस पॉल्यूटिंग। हम आजकल व्हीकल्स में भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होता है ना। और यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें यहाँ पे दिया है पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पाए जाते हैं, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, इन सब चीज़ों के यूज़ हैं। आप इसको रीड करना अच्छे से और लर्न करना, राइट। बिना लर्न करे आपको समझ में नहीं आएगा, लर्न करोगे तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे थे कि जो सीएनजी होता है बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग होता है और बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, इसीलिए हम इसको व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी का वो कि हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज़, है ना। लेस पॉल्यूटिंग है, तो फैक्ट्रीज़ में अगर कुछ भी काम है फायर का तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसको हम पाइप्स के थ्रू सप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे नेटवर्क जो है पाइपलाइन के वडोदरा गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस भी हैं। इसको हम कहाँ कहाँ और यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर्स ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल और फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। इंडिया में जो है इंडिया में बहुत सारे रिजर्व हैं नेचुरल गैस के। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस जो है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो नेचुरल गैस की थी, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है। जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये पूरे एग्जिस्टेबल हैं, कभी ना कभी ख़त्म ही होंगे, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कन्वर्ट होने में फॉसिल फ्यूल्स में। तो अदर एंड रिजर्व हैं ये सारे जो हैं लास्ट फ्यू 100 ईयर्स के लिए ही। तो हमें क्या करना है, इसको बचा के रखना है ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है इसका यूज़ कर पाएँ। एंड इसके जो बर्न करने से भी बहुत पोल्यूशन होता है, तो इसलिए हमें इसका लेस पोल्यूशन, बेसिकली फ्यूल्स को जो फ्यूल्स हैं वो बहुत पोल्यूशन करते हैं एंड ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी डेंजरस हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको इस फॉर्म में यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे एंड वो हम अपने आप को भी सही रख पाएँ, पोल्यूशन इतना ना हो, एनवायरनमेंट को भी बचा के रखें। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें इन पे फोकस करना पड़ेगा। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जो एडवाइस करती है कि हाउ टू सेव पेट्रोल, डीजल वाइल ड्राइविंग, है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ड्राइविंग के समय, मतलब कि जब हम, क्योंकि ड्राइविंग में हम यूज़ कर रहे हैं पॉल्यूशन पेट्रोल का, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड जितना भी पॉसिबल हो, स्विच ऑफ करो इंजन एंड ट्रैफिक लाइट्स पे, करेक्ट टायर प्रेशर का यूज़ करो एंड रेगुलर मेंटेनेंस करो अपने व्हीकल्स का। तो दिस वाज इट फॉर अबाउट पेट्रोलियम एंड कोल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, मैं उसका वीडियो या फिर रिप्लाई ज़रूर करूँगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।